हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। और आज हमारे चौथे लेसन पोषक तत्व व उर्वरक प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर से आज हमारी 11वीं व थ्योरी की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम पोषक तत्व व उर्वरक के एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन हमारी अगली क्लास में हल करेंगे। और इसी के साथ हमारी कुल 12 पार्टों में हमारा पोषक तत्व व उर्वरक का पाठ पूरा होगा। तो आज हमारी क्लास रहेगी मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विघटन और मृदा में नाइट्रोजन साथी के प्रकार, उर्वरक उपयोग दक्षता, बायो सुपर और उर्वरकों के रूप, उर्वरकों की भौतिक अवस्थाएं, उर्वरक मिश्रण और उर्वरकों के प्रयोग की विधियां और फर्टिगेशन। इन विभिन्न पॉइंटों के साथ हम आज हमारी थ्योरी के पार्ट को, पोषक तत्व व उर्वरक की थ्योरी के पार्ट को आज हम हमारी 11वीं क्लास में पूरा करेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। तो आज का पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विघटन। क्या है पहला पॉइंट? तो मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विघटन। तो कार्बनिक पदार्थ और अमीनो अम्ल स्यूडोमोनास बेसिलस सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में क्या करते हैं? तो अमोनाइजेशन करते हैं। तो अमोनाइजेशन क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का अमीनो अम्ल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अमोनाइजेशन कहलाता है। तो सूक्ष्म जीव कौन सा? तो स्यूडोमोनास बेसिलस सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्ल में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो अमोनाइजेशन कहलाता है। अमोनाइजेशन क्या है? तो कार्बनिक पदार्थों का स्यूडोमोनास बेसिलस सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में बदलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अमोनाइजेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन अगला कौन सा है? तो वे अमोनिफिकेशन, ये था अमोनाइजेशन। तो अमोनाइजेशन क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अमीनो अम्ल में परिवर्तन अमोनाइजेशन कहलाता है। वो सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो वो है स्यूडोमोनास बेसिलस। अब बात करते हैं अमोनिफिकेशन। तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एमिनो अम्ल का अमोनियम में परिवर्तन। एमिनो अम्ल का अमोनियम में परिवर्तन। तो एमिनो अम्ल का अमोनियम NH4 में परिवर्तन किसकी उपस्थिति में? तो स्यूडोमोनास बेसिलस की उपस्थिति में होना क्या कहलाता है? तो अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमीनो अम्ल का सूक्ष्म जीव स्यूडोमोनास बेसिलस की उपस्थिति में अमोनियम में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो अमोनिफिकेशन कहलाता है। तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एमिनो अम्ल का अमोनियम में परिवर्तन अमोनिफिकेशन कहलाता है। अब बात करते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। अब किसकी बात करते हैं? तो हम करते हैं नाइट्रिफिकेशन की। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? वायुवीय जीवाणु नाइट्रोसोमोनास। वायुवीय जीवाणु कौन? तो वो है नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनियम का नाइट्राइट NO2 व वायुवीय जीवाणु नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसके लिए pH कितनी होती है? तो 7.5 से 8.0 व तापमान होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम होता है। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है? तो अमोनियम का नाइट्रेट में किसके सहायता से बदलता है? तो वायुवीय जीवाणु नाइट्रोसोमोनास अमोनियम सबसे पहले किस में बदलता है? तो नाइट्राइट के रूप में बदलता है। फिर नाइट्रोबैक्टर जीवाणु से नाइट्रस से किस में बदल जाता है? तो बदल जाता है नाइट्रस में। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। वायुवीय जीवाणु नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनियम का नाइट्राइट में बदलना। तो अमोनियम का नाइट्राइट में बदलना NO2- में किसके द्वारा बदल जाता है? तो बदल जाता है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा। तो वायुवीय जीवाणु नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनियम का नाइट्राइट में बदलना। वे वायुवीय जीवाणु नाइट्रोबैक्टर का नाइट्रस से नाइट्रेट में बदलना, NO3 में बदलना, NO2 से NO2 का NO3 में बदलना किसकी उपस्थिति में? तो नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। तो वो क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले अमोनियम का नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदलना, फिर नाइट्राइट का नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? तो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है।
वायवीय जीवाणु नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनियम का नाइट्राइट में बदलना, अमोनियम का नाइट्राइट में बदलना किसकी उपस्थिति में, तो नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में। वे वायवीय जीवाणु नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट का नाइट्रेट में बदलना और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलना, यह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में सबसे पहले अमोनियम से बदलता है नाइट्राइट में और नाइट्राइट से बदलता है नाइट्रेट में। इसी क्रिया को क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। और इसके लिए pH होती है 7.5 से 8.0 व तापमान होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम रहता है। अब हम बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। डीनाइट्रिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन सती जलमग्न खेतों में, तो ये डीनाइट्रिफिकेशन किस में होती है, तो ये नाइट्रोजन सती जलमग्न खेतों में होती है। तो नाइट्रेट का नाइट्रस ऑक्साइड N2O में बदलना, तो NO3 नाइट्रेट का स्यूडोमोनास बैसिलस जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। तो डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण क्या है, तो NO3- या नाइट्रेट का स्यूडोमोनास बैसिलस जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड N2 या N2O में बदलना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। और नाइट्रोजन सती जलमग्न खेतों में, तो डीनाइट्रिफिकेशन किस में होती है, तो नाइट्रोजन सती जलमग्न खेतों में होती है। तो ये था हमारा आज का पहला पॉइंट, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विघटन। किसमें, तो मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विघटन। अब हमारा अगला पॉइंट है मृदा में नाइट्रोजन सती के प्रकार। अगला कौन सा है, तो मृदा में नाइट्रोजन सती के प्रकार। पहला प्रकार है डीनाइट्रिफिकेशन। अभी हमने पहले अध्ययन किया था डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण के बारे में, तो यही है सती का प्रकार जो हमने देखा था। नाइट्रोजन सती किस में होती है, जलमग्न खेतों में होती है। और सबसे अधिक जलमग्न किस फसल का होता है, तो होता है धान में। तो अब देखते हैं हम नाइट्रोजन सती के प्रकार में। पहला है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण सती। ये सती जलमग्न या धान के खेतों में अधिक होती है। किस में होती है, तो ये जलमग्न खेतों या धान में क्या होती है, तो ये अधिक होती है। कौन सी सती, तो डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण सती। इस क्रिया में मृदा तथा जल में उपस्थित नाइट्रेट स्यूडोमोनास अवायवीय जीवाणु द्वारा अपचयित कर गैसीय नाइट्रोजन व नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित कर दी जाती है। हमने देखा था तो NO3- नाइट्रेट का स्यूडोमोनास अवायवीय जीवाणु स्यूडोमोनास बैसिलस द्वारा नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण सती ये जलमग्न धान के खेतों में अधिक होती है। इस प्रक्रिया में मृदा तथा जल में उपस्थित नाइट्रेट, मृदा तथा जल में उपस्थित कौन सा, तो नाइट्रेट स्यूडोमोनास बैसिलस अवायवीय जीवाणु स्यूडोमोनास बैसिलस अवायवीय जीवाणु द्वारा अपचयित कर गैसीय नाइट्रोजन वे नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में बदलना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण सती। अब हम बात करते हैं अगला वोलेटिलाइजेशन सती। पहली तो थी डीनाइट्रिफिकेशन, दूसरी है वोलेटिलाइजेशन सती। ये सती शुष्क मृदाओं में अधिक होती है। ये किस में होती है, तो ये जलमग्न खेतों में, और ये होती है शुष्क मृदाओं में अधिक होती है। इसमें अमोनियम का नाइट्रिफिकेशन नहीं होकर ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम किस में परिवर्तित हो जाता है, तो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अमोनियम का नाइट्रिफिकेशन नहीं होकर ये अमोनिया किस में परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तित हो जाता है अमोनिया में। तो अमोनियम NH4 का अमोनिया में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वोलेटिलाइजेशन सती। और ये शुष्क मृदाओं में अधिक होती है। भारत में नाइट्रोजन की सबसे अधिक सती इसी क्रिया के द्वारा होती है, क्योंकि बाहर जलवायु कैसी है, मुख्य देखें तो राजस्थान की जलवायु कौन सी है, तो वह है शुष्क मृदा। और शुष्क मृदाओं में क्या होती है, वोलेटिलाइजेशन सती अधिक होती है। इसलिए भारत में नाइट्रोजन की सबसे अधिक सती
इसी क्रिया के द्वारा होती है। किस क्रिया के द्वारा? तो वोलेटाइजेशन सती के द्वारा। तीसरी नाइट्रोजन सती है निक्षालन सती या लीचिंग। निक्षालन सती या लीचिंग क्या होती है? ये सती आर्द्र मृदाओं में अधिक होती है। डिनाइट्रिफिकेशन भी आर्द्र मृदाओं में, और ये सती भी आर्द्र मृदा या वो जलमग्न क्षेत्रों में होती थी, और ये आर्द्र मृदाओं में अधिक होती है। कौन सी? तो निक्षालन सती। इसमें नत्रजन की नाइट्रेट NO3 अवस्था का जल के साथ घुलकर मृदा के निचले स्तरों में जाना क्या कहलाता है? तो निक्षालन सती कहलाता है। इसमें क्या होता है? नत्रजन की नाइट्रेट क्या होती है? नत्रजन की नाइट्रेट अवस्था का जल के साथ घुलकर मृदा के निचले स्तरों में जाना ही क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है निक्षालन सती। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन सती को कम करने वाले कारक। नाइट्रोजन सती को कम करने वाले कारक, पहला है स्लो रिलीज वाले। नत्रजन धीरे धीरे मुक्त करते हैं, उन्हें लीचिंग नुकसान कम होता है। तो नत्रजन धीरे धीरे मुक्त होते हैं तो इससे लीचिंग नुकसान क्या होता है? कम होता है। इसमें पहला है संश्लेषित यौगिक। ये स्वाभाविक रूप से नाइट्रोजन धीरे धीरे जारी करते हैं। जैसे कौन कौन से ये स्वाभाविक? ये पहला है क्रोटोनिलिडीन डाइयूरिया, क्रोटोनिलिन डाइयूरिया, और दूसरा है आइसोब्यूटाइलिन डाइयूरिया, क्रोटोनिलिडीन डाइयूरिया जिसे CDU कहते हैं। और अगला कौन सा है? तो वो है आइसोब्यूटाइलिन डाइयूरिया IBDU, वे यूरिया मर्मेल्डिहाइड, या वो तीसरा कौन सा है? तो वो है यूरिया मर्मेल्डिहाइड। तो संश्लेषित यौगिक कौन कौन से हैं? पहला तो है क्रोटोनिलिडीन डाइयूरिया CDU, दूसरा है आइसोब्यूटाइलिन डाइयूरिया IBDU, ये तीसरा है यूरिया मार्मेल्डिहाइड। ये तीनों ही क्या है? संश्लेषित यौगिक है। ये स्वाभाविक रूप से नाइट्रोजन धीरे धीरे जारी करते हैं। दूसरा है लेपित नाइट्रोजन उर्वरक। दूसरा कौन सा है? लेपित नाइट्रोजन उर्वरक। ये सल्फर, मोम, लाख वे नीम आदि पदार्थों से ढके रहते हैं, जैसे नीम लेपित यूरिया, मोम लेपित यूरिया, सल्फर लेपित यूरिया। तो लेपित नाइट्रोजन उर्वरक कौन कौन से होते हैं? तो ये सल्फर, मोम, लाख, नीम आदि पदार्थों से क्या रहते हैं? ढके रहते हैं, जैसे नीम लेपित यूरिया, मोम लेपित यूरिया, सल्फर लेपित यूरिया। अगला है नाइट्रिफिकेशन अवरोधक उर्वरक। अगला है नाइट्रिफिकेशन अवरोधक उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रीकरण अवरोधक रसायनों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से रसायनों का प्रयोग करते हैं? तो डाइसाइनामाइड DCD, सल्फाथायोजोल ST, और नाइट्रिपाइरिन या एन सर्वे ऑक्सामाइड। तो नाइट्रिपाइरिन, ऑक्सामाइड व थायोयूरिया। तो नाइट्रिफिकेशन अवरोधक उर्वरक कौन कौन से हैं? तो इन उर्वरकों में नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रीकरण अवरोधक रसायनों का प्रयोग करते हैं। वो रसायन कौन कौन से हैं? पहला है डाइसाइनामाइड। कौन सा साइनामाइड? डाइसाइनामाइड DCD, डाइसाइनामाइड DCD। दूसरा है सल्फाथायोजोल ST। तीसरा है नाइट्रापाइरिन, जिसे क्या कहते हैं? एन सर्वे कहते हैं। नाइट्रापिन को क्या कहते हैं? एन सर्वे कहते हैं। तो नाइट्रापिन ऑक्सामाइड। अगला है थायोयूरिया। तो डाइसाइनामाइड, सल्फाथायोजोल, नाइट्रापाइरिन, ऑक्सामाइड व थायोयूरिया। अब हमारा अगला पॉइंट है उर्वरक उपयोग दक्षता। FUE, उर्वरक उपयोग दक्षता सबसे कम फॉस्फोरस उर्वरकों की होती है तथा सर्वाधिक पोटास उर्वरकों की होती है। सर्वाधिक उपयोग दक्षता किसकी होती है? सर्वाधिक उपयोग दक्षता होती है पोटास उर्वरकों की, और सबसे कम उपयोग दक्षता किसकी होती है? तो होती है फॉस्फोरस उर्वरकों की। पोटास युक्त उर्वरकों की उर्वरक उपयोग दक्षता होती है 70 से 75%, और नत्रजन या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की उर्वरक उपयोग दक्षता होती है 35 से 40%। कितनी होती है? 35 से 40%। और फॉस्फोरस युक्त उर्वरक उपयोग दक्षता कितनी होती है? तो वो होती है 20 से 25%। तो सबसे अधिक इसकी पोटास की कितनी? तो 70 से 75%। और सबसे कम किसकी? तो वो होती है फॉस्फोरस की कितनी? तो 20 से 25%। और बीच में कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन उर्वरक, इसकी होती है 35 से 40%। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है बायोसुपर। अगला पॉइंट कौन सा है? तो वो है बायोसुपर। ये रोग फॉस्फेट, सल्फर व ऑक्सीकृत जीवाणु थायोबैसिलस
ऑक्सीकृत जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिल का मिश्रण है। तो सल्फर वायु सुपर किस का मिश्रण है? तो रॉक फास्फेट, सल्फर वे थायोबैसिलस का। रॉक फास्फेट, सल्फर वे ऑक्सीकृत जीवाणु थायोबैसिलस का मिश्रण कौन सा है? तो वह वायु सुपर। रॉक फास्फेट, सल्फर वे ऑक्सीकृत जीवाणु थायोबैसिलस का मिश्रण है। वायु सुपर एक दानेदार आर्द्रता रहित कार्बनिक फास्फोरस उर्वरक है। तो वायु सुपर क्या है? तो ये एक कार्बनिक फास्फोरस उर्वरक है। क्या है? तो ये कार्बनिक फास्फोरस उर्वरक है। कार्बनिक फास्फोरस उर्वरक कौन है? तो वह वायु सुपर क्या है? वो एक कार्बनिक फास्फोरस उर्वरक है जो रॉक फास्फेट, सल्फर वे थायोबैसिलस के मिश्रण से बना होता है। इसमें 9.10% क्या होता है? फास्फोरस होता है। क्या होता है? 9.10% तो फास्फोरस होता है और 6.73% सल्फर होता है और 27.30% कैल्शियम होता है। फिर न्यून मात्रा में मैंगनीज, जस्ता, बोरॉन पाए जाते हैं। तो वायु सुपर में 9.10% क्या पाई जाती है? फॉस्फोरस, 6.73% सल्फर और 27.30% कैल्शियम। अगला है उर्वरकों के रूप, फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। उर्वरकों में फॉस्फोरस ऑक्सीकृत रूप P2O5 में पाई जाती है। तो कौन सी? तो उर्वरकों में फॉस्फोरस ऑक्सीकृत रूप P2O5 में पाई जाती है। उर्वरकों में फॉस्फोरस किसके रूप में पाई जाती है? तो फॉस्फोरस पाई जाती है ऑक्सीकृत रूप P2O5 के रूप में। P% बराबर P2O5 इंटू 0.43। P2O5 को फॉस्फोरस में बदलने का सूत्र कौन सा है? तो P2O5 को फॉस्फोरस में बदलने का सूत्र है P% बराबर P2O5 इंटू 0.43। P2O5 इंटू 0.43। अब बात करते हैं फास्फोरस को P2O5 में बदलने का सूत्र। ये तो था P2O5 को फास्फोरस में और अब है फास्फोरस को P2O5 में। तो P2O5 बराबर फास्फोरस % बराबर 2.29। तो P2O5 को P में बदलने का सूत्र क्या है? तो वह P% बराबर P2O5 इंटू 0.43 और P2O5 बराबर P% बराबर 2.29। वो क्या है? तो वह फास्फोरस को P2O5 में बदलने का सूत्र। अब हम अध्ययन करते हैं उर्वरकों में पोटास ऑक्सीकृत अवस्था K2O में पाया जाता है। इसमें ऑक्सीकृत अवस्था P2O5, इसमें K2O। तो K2O को K में बदलने का सूत्र या K2O को पोटास में बदलने का सूत्र कौन सा है? तो वो है K% बराबर K2O इंटू 0.83। K2O इंटू 0.83 और अब है पोटास को K2O में बदलने का सूत्र है K2O बराबर K% इंटू 1.20। K% इंटू 1.20। अब हम बात करते हैं उर्वरकों की भौतिक अवस्थाएं। उर्वरकों की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पहला है ठोस उर्वरक, सॉलिड फर्टिलाइजर। तो पहला है धूल या चूर्ण, जिसे हम डस्ट कहते हैं। तो ठोस उर्वरक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है धूल या चूर्ण या डस्ट। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? SSP, सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम। सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम कौन से उर्वरक हैं? तो ठोस उर्वरक है। और ठोस उर्वरक में कौन सा उर्वरक है? तो वह डस्ट या चूर्ण उर्वरक। उर्वरक की भौतिक अवस्था में हम अध्ययन करें ठोस उर्वरक या सॉलिड फर्टिलाइजर का। इसके 3 प्रकार होते हैं, धूल, चूर्ण या डस्ट। इसका उदाहरण है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम। अगला है दानेदार या पल्स। इसका उदाहरण है यूरिया और DAP। दानेदार का कौन सा है? तो यूरिया और DAP। और क्रिस्टल रूप में पाया जाता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठोस उर्वरक 3 होते हैं। पहला प्रकार है धूल या चूर्ण या डस्ट के रूप में। तो डस्ट के रूप में पाया जाता है सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम। दानेदार या पल्स के रूप में पाया जाता है यूरिया और DAP। और क्रिस्टल रूप में पाया जाता है अमोनियम सल्फेट। पहला है ठोस उर्वरक। अब हम अध्ययन करें द्रव्य उर्वरक के बारे में या लिक्विड फर्टिलाइजर। तो निर्जल अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया। निर्जल अमोनिया को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं एनहाइड्रस अमोनिया। किसका उदाहरण है? तो वो द्रव्य उर्वरक का उदाहरण है। ठोस उर्वरक का कौन कौन सा है? तो सिंगल सुपर फास्फेट, जिप्सम, यूरिया, DAP, अमोनियम सल्फेट। और द्रव्य उर्वरक का उदाहरण है निर्जल अमोनिया। कौन सा
अमोनिया तो निर्जल अमोनिया, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया। तीसरा है हमारा उर्वरक मिश्रण या मिक्स्ड फर्टिलाइजर, उर्वरक मिश्रण या मिक्स्ड फर्टिलाइजर। अगला पॉइंट कौन सा हमारा, उर्वरक मिश्रण या मिक्स्ड फर्टिलाइजर। प्राथमिक पोषक तत्व युक्त 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को उचित अनुपात में मिलाना उर्वरक मिश्रण अथवा मिश्रित उर्वरक कहलाता है। तो प्राथमिक पोषक तत्व युक्त 2 या 2 से अधिक उर्वरकों, प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो प्राथमिक पोषक तत्व 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को उचित अनुपात में मिलाना उर्वरक मिश्रण अथवा मिश्रित उर्वरक कहलाता है। उर्वरक मिश्रण के लिए सावधानियाँ, उर्वरक मिश्रण के लिए सावधानियाँ कौन कौन से रखनी चाहिए। पहला है नाइट्रोजन युक्त खादों व उर्वरकों में चूना मिश्रण कभी ना करें, नाइट्रोजन युक्त खादों व उर्वरकों में चूना मिश्रण कभी ना करें। तो पहला कौन सा है, पहला है नाइट्रोजन युक्त खादों व उर्वरकों में चूना का मिश्रण कभी ना करें। और सुपर फास्फेट को निम्न के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो सुपर फास्फेट को सोडियम नाइट्रेट व पोटेशियम नाइट्रेट में नहीं मिलाना चाहिए। सुपर फास्फेट को यूरिया व केन या किसान खाद में नहीं मिलाना चाहिए। सुपर फास्फेट को चूना व राख के साथ नहीं मिलाना चाहिए। सुपर फास्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में नहीं मिलाना चाहिए। तो उर्वरक मिश्रण के लिए कौन कौन सावधानी रखनी चाहिए। पहली सावधानी तो ये नाइट्रोजन युक्त खादों में उर्वरकों में चूना का मिश्रण कभी ना करें। दूसरा है सुपर फास्फेट में सोडियम नाइट्रेट में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करें। सुपर फास्फेट में यूरिया व केन या किसान खाद का प्रयोग न करें। तीसरा है सुपर फास्फेट का चूना व राख के साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। और अगला है सुपर फास्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। अब ये उर्वरकों के प्रयोग की विधियाँ, उर्वरक देने की गहरी संस्थापन विधि विदेशों में धान के खेत में काम में ली जाती है। उर्वरक देने की कौन सी विधि, तो गहरी संस्थापन विधि। कौन सी विधि, तो वो है गहरी संस्थापन विधि। तो गहरा संस्थापन विधि विदेशों में धान के खेत में, तो उर्वरक देने में कि धान के खेत में कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो वो ली जाती है गहरी संस्थापन विधि। गहरी संस्थापन विधि धान के खेत में कहाँ काम ली जाती है, तो विदेशों में काम में ली जाती है। बुआई के समय छिड़क कर उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। बुआई के समय छिड़क कर उर्वरक देना क्या कहलाता है, तो बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। बुआई के समय कुंड में खाद देना क्या कहलाता है, तो बेसल एप्लीकेशन कहलाता है। खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। खड़ी फसल में छिड़काव विधि वो कहलाती है ब्रॉडकास्टिंग विधि। तो उर्वरकों के प्रयोग की विधियाँ कौन कौन सी, तो उर्वरक देने की गहरी संस्थापन विधि विदेशों में धान के खेत में काम ली जाती है। बुआई के समय छिड़क कर उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। बुआई के समय छिड़क कर उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। बुआई के समय कुंड में खाद देना बेसल एप्लीकेशन कहलाता है। खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। खड़ी फसल में छिड़काव विधि ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। छिड़काव विधि कौन से कहलाते हैं, तो खड़ी फसल में छिड़काव विधि ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। बुआई के समय कुंड में खाद देना बेसल एप्लीकेशन कहलाता है। बुआई के समय छिड़क कर उर्वरक देना क्या कहलाता है, बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। अब बात करते हैं हम द्रव्य रूप में प्रारंभिक उर्वरक स्टार्टर सॉल्यूशन घोल का NPK अनुपात 1:2:1 या 1:1:2 121 या 112 रखते हैं। द्रव्य रूप में किस रूप में सबसे पहले देखते हैं, तो कौन सा रूप में, तो द्रव्य रूप में प्रारंभिक उर्वरक घोल का NPK अनुपात कितना होता है, तो होता है 121। नाइट्रोजन 1 अनुपात फास्फोरस 2 और पोटास 3। तो NPK का अनुपात कितना होता है 121 या 112, 121 या 112, 121 या 112 किसमें, तो द्रव्य रूप में प्रारंभिक उर्वरक घोल का NPK अनुपात 121 या 112 रखते हैं। मुख्यतः कितना रखते हैं, तो 121 रखते हैं। अब बात करते हैं NPK ग्रेड के उर्वरक उसी रूप में पौधों द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं, तो इन्हें सीधे उर्वरक या स्टार्टेड फर्टिलाइजर कहते हैं। NPK ग्रेड के उर्वरक उसी रूप में पौधों द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सीधे रूप में अगर हम किसी चीज़ को सीधा ही उपयोग कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
तो उसको सीधा उर्वरक कहेंगे। तो एनपीके ग्रेड के उर्वरक उसी रूप में, जिस रूप में उर्वरक में होता है पौधे उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो सीधे उर्वरक कहते हैं। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग फर्टिगेशन कहलाता है। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग क्या कहलाता है, वो कहलाता है फर्टिगेशन। बूंद बूंद सिंचाई विधि में सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक दिए जाते हैं, अतः इसे स्पून फीडिंग क्या कहलाते हैं, स्पून फीडिंग कहते हैं, स्पून फीडिंग के रूप में जाना जाता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि में सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक दिए जाते हैं, उसे स्पून फीडिंग के नाम से जानते हैं। फर्टिगेशन में नाइट्रोजन सबसे उपयुक्त यूरिया, फर्टिगेशन में सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो यूरिया। फर्टिगेशन में नाइट्रोजन में सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, तो यूरिया। पोटास, फर्टिगेशन में नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर व अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग होता है। फर्टिगेशन में नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर व अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस युक्त उर्वरकों में प्रयोग में फर्टिगेशन में नहीं किया जाता। फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग फर्टिगेशन या सिंचाई के साथ उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। किन उर्वरकों का, तो फास्फोरस का नहीं किया जाता, जबकि नाइट्रोजन में पोटास, सल्फर व अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। फर्टिगेशन के माध्यम से फास्फोरस देने के लिए फॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फर्टिगेशन के माध्यम से फॉस्फोरस देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फर्टिगेशन के माध्यम से फॉस्फोरस देने के लिए फॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, तो वो है उर्वरक का अनुप्रयोग। कौन सा, तो उर्वरक का अनुप्रयोग। उर्वरक के अनुप्रयोग में उर्वरक दस्ता उर्वरक अनुप्रयोग की विधियाँ से बहुत प्रभावित होते हैं। तो उर्वरक दस्ता उर्वरक अनुप्रयोग की विधियों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो अनुप्रयोग की विधियाँ कौन सी है, फसल अंतराल, उर्वरक प्रकार, अनुप्रयोग का समय आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। तो अनुप्रयोग की विधियाँ क्या होती है, तो फसल अंतराल, उर्वरक प्रकार, अनुप्रयोग का समय आदि के अनुसार क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उर्वरक अनुप्रयोग की विधियों का वर्गीकरण। सामान्यतः भूमि की अंतिम तैयारी के समय एनपीके उर्वरकों की कुल वांछित मात्रा में फास्फोरस व पोटास उर्वरकों की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल खुराक के रूप में दी जाती है। शेष नाइट्रोजन की मात्रा प्रथम व द्वितीय सिंचाई पर देनी चाहिए। तो उर्वरक की सिंचाई का विधियों का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, तो सामान्यतया भूमि की अंतिम तैयारी के समय एनपीके उर्वरकों की कुल वांछित मात्रा में, तो सामान्यतः भूमि की अंतिम तैयारी में, भूमि की कौन सी तैयारी में, तो भूमि की अंतिम तैयारी के समय एनपीके उर्वरकों की कुल वांछित मात्रा में फास्फोरस व, तो पहला कौन सा है, सामान्यतः भूमि की अंतिम तैयारी के समय एनपीके उर्वरकों की कुल वांछित मात्रा में फास्फोरस व पोटास उर्वरकों की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल खुराक के रूप में दी जाती है। शेष नाइट्रोजन की मात्रा का प्रथम व द्वितीय सिंचाई पर देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सल्फर, चूना या डोलोमाइट को भी बुआई या पौधरोपण से पहले बेसल खुराक के रूप में ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव विधि पर प्रयोग कर सकते हैं। तो सल्फर, चूना या डोलोमाइट को भी बुआई या पौधरोपण से पहले बेसल खुराक के रूप में ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है, जिप्सम का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व परंतु मूंगफली में फूल आने के समय करनी चाहिए। जिप्सम का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व करते हैं। जिप्सम का प्रयोग हमेशा सभी फसलों में किस में करते हैं, तो फसल बुआई से पूर्व करते हैं, परंतु मूंगफली में फूल आने के समय करनी चाहिए। अन्य फसलों में तो जिप्सम का प्रयोग किस में करना चाहिए, तो फसल में बुआई से पूर्व करना चाहिए, परंतु मूंगफली में फूल आने के समय करना चाहिए। तो उर्वरक अनुप्रयोग विधियों का वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सामान्यतः भूमि की अंतिम तैयारी के समय एनपीके उर्वरकों की कुल वांछित मात्रा में फास्फोरस, पोटास उर्वरकों की तो पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल खुराक के रूप में दी जाती है। शेष नाइट्रोजन की मात्रा प्रथम व द्वितीय सिंचाई पर देनी चाहिए। सल्फर, चूना या डोलोमाइट को भी बुआई या पौधरोपण से पहले बेसल खुराक के रूप में ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव विधि द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व परंतु मूंगफली में फूल आने के समय करना चाहिए।
उर्वरकों का अनुप्रयोग दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है ठोस उर्वरकों के अनुप्रयोग की विधियाँ। तो ठोस पहली है छिड़काव या ब्रॉडकास्टिंग विधि। मिट्टी की सतह पर समान रूप से उर्वरक के अनुप्रयोग को उर्वरक छिड़काव कहते हैं। मिट्टी की सतह पर समान रूप से उर्वरक के अनुप्रयोग को उर्वरक छिड़काव कहते हैं। इस विधि में उर्वरकों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व फसल की बुआई के पूर्व या फसल की बुआई या रोपण के समय पर किया जाता है। उसे वेसल अनुप्रयोग कहते हैं। इसमें मुख्यतः एनपीके का प्रयोग करते हैं। तो छिड़काव या ब्रॉडकास्टिंग विधि क्या है? मिट्टी की सतह पर समान रूप से उर्वरक के अनुप्रयोग को उर्वरक छिड़काव कहते हैं। इस विधि से उर्वरकों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व या फसल की बुआई या रोपण के समय पर किया जाता है। उसे वेसल अनुप्रयोग कहते हैं। इसमें मुख्यतः एनपीके का प्रयोग करते हैं। यदि खड़ी फसलों में पंक्तियों का ध्यान न रखते हुए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो उसे टॉप ड्रेसिंग या ऊपरी छिड़काव कहते हैं। इसमें मुख्यतः यूरिया का प्रयोग होता है। यदि खड़ी फसलों में पंक्तियों का ध्यान न रखते हुए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो उसे टॉप ड्रेसिंग या ऊपरी छिड़काव कहते हैं। इसमें मुख्यतः यूरिया का प्रयोग करते हैं। साइड ड्रेसिंग में उर्वरकों खड़ी फसल में पंक्तियों के मध्य प्रयोग करते हैं। तो साइड ड्रेसिंग में क्या करते हैं? उर्वरकों को खड़ी फसल के पंक्तियों में प्रयोग करते हैं। अगला है संस्थापन या प्लेसमेंट। संस्थापन का अर्थ है कि उर्वरकों का अनुप्रयोग मृदा में ऐसी जगह या स्थान पर किया जाए जहां से पौधों की जड़ें सरलता से उसका ग्रहण कर सकें एवं पौधे द्वारा दिए गए उर्वरक का अधिकांश भाग का उपयोग हो सकें। तो संस्थापन या प्लेसमेंट क्या है? संस्थापन उर्वरकों का अनुप्रयोग मृदा में ऐसी जगह या स्थान पर किया जाए जहाँ से पौधों की जड़ें सरलता से ग्रहण कर सकें एवं पौधों द्वारा दिए गए उर्वरक का अधिकांश भाग का उपयोग हो सके। संस्थापन निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला है हल्की तल पर संस्थापन। पहला कौन सा है? तो हल्की तल पर संस्थापन या प्लाउ सोल प्लेसमेंट। हल्की तल पर उर्वरकों का अनुप्रयोग ही हल्की तल पर संस्थापन कहलाता है। दूसरा है उर्वरकों का गहराई संस्थापन। जब उर्वरकों का प्रयोग हल्की कुंड स्तर से गहराई पर किया जाता है तो वे गहरा संस्थापन कहलाता है। यह विधि धान में अमोनियम सल्फेट को अपचयित क्षेत्र देने में प्रयुक्त होती है। तो कौन सी विधि? तो वो होती है गहरा संस्थापन विधि। कौन सी विधि? तो उर्वरकों का गहरा संस्थापन। जब उर्वरकों को अनुप्रयोग हल्की कुंड स्तर से गहराई पर किया जाता है वे गहरा संस्थापन कहलाता है। ये विधि धान में अमोनियम सल्फेट को अपचयित क्षेत्र में देने में प्रयुक्त होती है। अद्युमृदा संस्थापन सब सॉइल प्लेसमेंट। उच्च शक्तिशालित मशीनों से उर्वरकों को मृदा की अजो सतह पर देना ही उप मिट्टी या अद्युमृदा संस्थापन कहलाता है। ये विधि उर्वर अनुप्रयोग के नम और उपाद्र क्षेत्रों की अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त है। कौन सी विधि? तो नम और उपाद्र क्षेत्रों की अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वह अद्युमृदा संस्थापन सब सॉइल प्लेसमेंट। तो उच्च शक्तिशालित मशीनों से उर्वरकों को मृदा के अजो सतह पर देना ही क्या कहलाता है? तो उप मिट्टी अद्युमृदा संस्थापन कहलाता है। ये विधि उर्वरक अनुप्रयोग के नम और उपाद्र क्षेत्रों की अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त है। अगली है स्थानीयकृत संस्थापन। अगला कौन सा है? स्थानीयकृत संस्थापन। उर्वरकों को बीज एवं पौधों की मृदा में अवस्थिति के अनुरूप उनके पास में देना ही स्थानीयकृत उर्वरक संस्थापन है। तो उर्वरकों को बीज एवं पौधे की मृदा में अवस्थिति के अनुरूप उनके पास में देना ही स्थानीयकृत उर्वरक संस्थापन है। इन उर्वरकों को बीज से 5 सेमी गहरा व 5 सेमी साइड में देते हैं। इन उर्वरकों को बीज से 5 सेमी गहरा व 5 सेमी साइड में देते हैं। फास्फोरस उर्वरकों की देने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो स्थानीयकृत संस्थापन क्या है? उर्वरकों को बीज एवं पौधे की मृदा में अवस्थिति के अनुरूप उनके पास ही देना स्थानीयकृत उर्वरक संस्थापन है। इन उर्वरकों को बीज से तो 5 सेमी गहरा वे 5 सेमी साइड में देते हैं। 5 सेमी गहरा और 5 सेमी साइड भी देते हैं। और फॉस्फोरस उर्वरकों को देने की ये सबसे उपयुक्त विधि है। तो स्थानीयकृत संस्थापन किस उर्वरकों की? तो फॉस्फोरस उर्वरकों की सबसे उपयुक्त विधि है। इस विधि के निम्न प्रकार हैं। पहला है संपर्क संस्थापन या
कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट, जब उर्वरक का प्रयोग बीज के साथ किया जाता है, जब उर्वरक का प्रयोग बीज के साथ किया जाता है तो वह संपर्क संस्थापन कहलाता है। इसको ड्रिलिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं। इस विधि में बीज उर्वरक ड्रिल द्वारा उर्वरक का अनुप्रयोग किया जाता है। यह अनाजों में फास्फोरस व पोटास उर्वरक देने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो फास्फोरस व पोटास देने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वह संपर्क संस्थापन। इसमें क्या किया जाता है? बीज व उर्वरक को एक ड्रिल के द्वारा साथ में अनुप्रयोग किया जाता है। जो संपर्क क्या होता है? जब उर्वरक का प्रयोग बीज के साथ किया जाता है वे संपर्क संस्थापन कहलाता है। इसको ड्रिलिंग भी कहते हैं। इस विधि में बीज उर्वरक ड्रिल द्वारा उर्वरक का अनुप्रयोग किया जाता है। यह अनाजों में फास्फोरस व पोटास उर्वरक देने की सबसे उपयुक्त विधि है। दूसरा है पट्टी संस्थापन या बैंड प्लेसमेंट। उर्वरक का अनुप्रयोग एक संकीर्ण पट्टी के रूप में या बीज या फसल की पंक्ति के नीचे या एक तरफ करना ही पट्टी संस्थापन है। इसमें पहला है हिल संस्थापन। कपास व ट्रांसप्लांटेड पौधों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पट्टी संस्थापन का। और पट्टी संस्थापन में हिल संस्थापन का किया जाता है। अगला है रो संस्थापन। गन्ना आलू मक्का आदि में क्या होता है? तो रो संस्थापन होता है। और कपास व ट्रांसप्लांटेड पौधों में हिल संस्थापन होता है। और अब बात करते हैं पट्टी संस्थापन की। तो उर्वरक का अनुप्रयोग एक संकीर्ण पट्टी के रूप में बीज या फसल की पंक्ति के नीचे या एक तरफ करना पट्टी संस्थापन है। इसी का ही रूप है हिल संस्थापन या कपास व ट्रांसप्लांटेड पौधों में, और रो संस्थापन गन्ना आलू मक्का आदि में। अगला है पॉइंट या स्पॉट संस्थापन। इसमें उर्वरक पौधे के पास एक छिद्र करके या खैया गड्ढा करके दिया जाता है। इसमें क्या होता है? तो उर्वरक पौधों के पास में एक छिद्र करके या खैया गड्ढा करके दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग नाइट्रोजन जनित उर्वरक को बहुत ज़्यादा अंतराल वाली फसलों में देने के लिए किया जाता है। तो पॉइंट या स्पॉट विधि संस्थापन कौन सा है? इसमें उर्वरक पौधों के पास एक छिद्र या खाई या गड्ढा करके दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग नाइट्रोजन जनित उर्वरकों को बहुत ज़्यादा अंतराल वाली फसलों में देने के लिए किया जाता है। अगला है गोली के रूप में संस्थापन, पैल्ट प्लेसमेंट। इस विधि में रेत उर्वरक मिश्रण से बनी गोलियों को फसल की पंक्ति के पास दिया जाता है। इस विधि में रेत उर्वरक मिश्रण से बनी गोलियों को फसल की पंक्ति के पास दिया जाता है। ये विधि चावल और जूट की फसल में गहरे पानी वाली दशाओं में उर्वरक देने में काम लाई जाती है। तो चावल और जूट की फसल के लिए कौन सा संस्थापन? तो गोली के रूप में संस्थापन, पैल्ट प्लेसमेंट। इस विधि में रेत उर्वरक मिश्रण से बनी गोलियों को फसल की पंक्ति के पास दिया जाता है। ये विधि चावल और जूट की फसल में गहरे पानी दशाओं में उर्वरक देने के लिए काम में ली जाती है। दूसरा है तरल उर्वरक। तरल उर्वरक का प्रयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है स्टार्टर गोल के द्वारा। पहला कौन सा है? तो है स्टार्टर गोल के द्वारा। स्टार्टर गोल में आमतौर में NPK 121 व 112 में होते हैं। 121 व 112 में होते हैं। इस विधि में पौधरोपण चाहने वाली फसलों में उर्वरक दिया जाता है। इससे पौधों की जड़ों में उपयुक्त सांद्रता वाले स्टार्टर गोल में डुबोकर फिर खेत में रोपणी की जाती है। दाल वाली फसलों में NPK 1:2:1 बोई के समय एक साथ देना ही स्टार्टर कहलाता है। तो दाल वाली फसलों में नाइट्रोजन फास्फोरस अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1, शॉर्ट फॉर्म में 121। दूसरा है पानी छिड़काव या फ्लोर स्प्रे के रूप में अनुप्रयोग। इस विधि में उर्वरक को जल में घोलकर वांछित मात्रा का घोल बनाकर छानकर उपयुक्त छिड़काव उपकरण स्प्रे के माध्यम से खड़ी फसल पर छिड़का दिया जाता है। स्टूल मेजर पोषक तत्वों वाले उर्वरकों को स्प्रे विधि द्वारा अनुप्रयोग किया जाता है। स्टूल या मेजर पोषक तत्वों वाले उर्वरकों को स्प्रे विधि द्वारा अनुप्रयोग किया जाता है। इसमें यूरिया व सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो पर्णी छिड़काव या क्या होता है? तो पर्णी छिड़काव के रूप में इस विधि में उर्वरक को
जल में घोलकर। इस विधि में उर्वरक को जल में घोलकर वांछित मात्रा का घोल बनाकर छानकर उपयुक्त छिड़काव स्प्रे के माध्यम से खड़ी फसल में छिड़क दिया जाता है। स्थूल या मेजर पोषक तत्व वाले उर्वरकों को इस पर विधि द्वारा अनुप्रयोग किया जा सकता है। इसमें यूरिया व सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। मृदा में सीधा अनुप्रयोग या पोषक इंजेक्शन विधि। मृदा में सीधा अनुप्रयोग या पोषक इंजेक्शन विधि। इस विधि में उर्वरकों को मृदा में 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई पर लगभग 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव से इंजेक्ट किया जाता है। उदाहरणतः निर्जल अमोनिया। उदाहरण कौन सा है? निर्जल अमोनिया। तो मृदा में सीधा अनुप्रयोग या पोषक इंजेक्शन विधि। इस विधि में उर्वरकों को मृदा में 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई पर लगभग 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव से इंजेक्ट किया जाता है। उदाहरण है निर्जल अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया। अब हमारा अगला पॉइंट है फर्टिगेशन। अगला कौन सा है? फर्टिगेशन। सिंचाई पानी के साथ में उर्वरकों का अनुप्रयोग फर्टिगेशन कहलाता है। तो सिंचाई पानी के साथ उर्वरकों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? तो फर्टिगेशन कहलाता है। इसको आमतौर पर बूंद बूंद सिंचाई के साथ काम में लिया जाता है। तो फर्टिगेशन को किस रूप में काम लिया जाता है? तो अधिकांश बूंद बूंद सिंचाई विधि के साथ काम में लिया जाता है। तो फर्टिगेशन उर्वरकों, मृदा सुधारकों व अन्य पानी में घुलनशील उत्पादों का सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अनुप्रयोग। फर्टिगेशन क्या कहलाता है? फर्टिगेशन उर्वरकों, मृदा सुधारकों एवं अन्य पानी में घुलनशील उत्पादों का सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अनुप्रयोग है। फर्टिगेशन में पौधों को चम्मच से पोषक तत्वों को पिलाने या स्पून फीडिंग के रूप में जाना जाता है। फर्टिगेशन में पौधों को चम्मच से पोषक तत्वों को पिलाने या स्पून फीडिंग के रूप में जाना जाता है। अगला है केमिकेशन। यह था फर्टिगेशन, ये केमिकेशन। इसके द्वारा रसायनों का अनुप्रयोग सिंचाई प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा रसायनों का अनुप्रयोग सिंचाई प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। तो फर्टिगेशन के लाभ, फर्टिगेशन के क्या क्या लाभ हैं? तो पौधे के जड़ तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उर्वरक अनुप्रयोग की सुरक्षित विधि है। तो फर्टिगेशन के लाभ कौन कौन से हैं? पौधे के जड़ तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उर्वरक अनुप्रयोग की सुरक्षित विधि है। इसमें उर्वरक को जड़ों के पास दिया जाता है। इसमें उर्वरकों को किसके पास दिया जाता है? तो जड़ों के पास दिया जाता है, जिससे उर्वरक प्रयोग क्षमता बढ़ती है, समय, श्रम व धन की बचत होती है। मृदा सतह से पोषक तत्वों की कम मात्रा में हानि, जैसे नाइट्रोजन की वाष्पीकरण हानि आदि क्या होती है? कम होती है। तो फर्टिगेशन के लाभ कौन कौन से हैं? पौधे के जड़ तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उर्वरक अनुप्रयोग की सुरक्षित विधि है। इसमें उर्वरकों को जड़ों के पास दिया जाता है, जिससे उर्वरक प्रयोग क्षमता बढ़ती है, समय, श्रम व धन की बचत होती है। मृदा सतह से पोषक तत्वों की कम मात्रा में हानि, जैसे नाइट्रोजन की वाष्पीकरण हानि। अब ये फर्टिगेशन उर्वरकों का प्रयोग। तो फर्टिगेशन में नाइट्रोजन सबसे उपयुक्त है। यूरिया, NPK 19:19:19 या 12:61:0 या 0.0 इत्यादि। फर्टिगेशन में नाइट्रोजन की सबसे उपयुक्त इसमें है। तो यूरिया में NPK 9:19:19:19। तो फर्टिगेशन में नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर व सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, लेकिन फास्फोरस युक्त उर्वरकों DAP या SSP का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फर्टिगेशन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? फास्फोरस युक्त उर्वरकों जैसे DAP या SSP का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फास्फोरस के लिए फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। फर्टिगेशन में फास्फोरस के लिए क्या करना चाहिए? तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद।